हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्लास सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो डेली 2 बजे की क्लास ज्वाइन करना। इसमें हम लोग जीके जीएस प्रॉपर तरीके से थ्योरी डिस्कस करते हैं एंड साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप लोग 2 बजे की क्लास ज्वाइन करना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ 5 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन करिएगा क्योंकि उसमें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाएगी। यानी जो जीके जीएस है वो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से आएगा। तो इस वजह से आपको 2 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा सीटेड वाले, और अगर सीटेड 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 बजे 3 बजे जो क्लास होती है वो ज्वाइन करना। उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। सारी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलेंगी, तो आप 3 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड एंड साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं बीपीएससी एंड सीटेट की। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको दोनों पेपर की क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन है ये आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? यानी कि कौन सा ऐसा देश था जिसने भौगोलिक जो है खोज प्रारंभ की जिससे क्या हुआ, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हुआ, यानी उनका व्यापार जो था वो बढ़ा। तो पहला है पुर्तगाल एवं स्पेन होगा, या फिर फ्रांस एवं इंग्लैंड होगा, या फिर जर्मनी एवं इटली होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाल एवं स्पेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भौगोलिक जो खोज थी वो प्रारंभ की, इससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हो गया। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से थोड़ा मुझे क्या रहता है, मोटिवेशन मिल जाता है, तो मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी करना। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? पहला है आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी जो प्रारंभिक भौगोलिक खोज थी उसकी परंपरागत जो मत रहे वो एक से ज्यादा थे, क्योंकि जो भौगोलिक खोज हुई उसका ये एक ही रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन थे, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी हुई, मतलब कब हुई? ठीक है, जो घटना थी वो कब हुई? सन 1775, सन 1777, या फिर सन 1773, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1773। ठीक है, जो बोस्टन टी पार्टी थी उसकी जो घटना है वो सन 1773 में हुई थी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? यानी जो अमेरिकी स्वतंत्रता थी उसकी उद्घोषणा किसने लिखी? थॉमस जेफरसन ने लिखी, या फिर रॉबर्ट ली ने लिखी, या फिर अब्राहम लिंकन ने लिखा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस जेफरसन ने जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा लिखी थी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? रूसो थे, मोंटेक्यू थे, या फिर वेल्टेयर थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी जो बुद्धिजीवी थे
वो एक से ज्यादा थे, इस वजह से आपका ए ऑप्शन वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेट डिप्रेशन जो है महामंदी जो है का काल क्या था, मतलब काल था यानी कौन सा काल था महामंदी का। आर्थिक समस्या थी या फिर धार्मिक समस्या रही या फिर सामाजिक समस्या, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक समस्या। ठीक है, इसमें आपका जो महामंदी थी उसका जो काल रहा वो आर्थिक समस्या ही रहा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नायक था, यानी जो उलगुलान विद्रोह था उसके नायक कौन थे झारखंड में। बिरसा मुंडा थे या फिर सिंधु थे या फिर काहू थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा जो है ये हम लोगों ने कल चैप्टर डिस्कस किया था, यानी जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो बिरसा मुंडा है इन्होंने क्या किया, जनजाति के जो लोग थे उनको इन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, यानी उनको ये कहा, क्योंकि जो जनजाति के लोग थे उनको हर व्यक्ति प्रताड़ित करता था। देन वो आपका चाहे कोई कंपनी वाला हो, कोई अच्छे किसान जो मजबूत है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी है वो हो, तो हर क्षेत्र से क्या होता था, जनजाति लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। इस वजह से वो पिछड़े रह गए, इसी वजह से उनका नाम हो गया जनजाति। तो उनके क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया, बहुत ज्यादा काम भी किए। इन्होंने कहा कि जो जनजाति के लोग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। तो हम लोगों ने चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो वो चैप्टर आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई उलगुलान विद्रोह हुआ था उसके नायक कौन थे, बिरसा मुंडा थे या फिर आपके सिंधु थे या फिर आपके कौन थे, कन्हू थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा ही जो थे वो झारखंड के उलगुलान विद्रोह जो हुआ था उसके नायक बने थे। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा-हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था, यानी जो सफा-हर आंदोलन हुआ था वो कौन सी जनजाति से संबंधित था। इसमें जो बात कही गई भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, पहला है चुवार या फिर संथाल या फिर मुंडा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संथाल। ठीक है, जो संथाल जनजाति थी वो सफा-हर आंदोलन से संबंधित थी, तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था, यानी जो ब्रिटिश काल था उसमें भारतीय यानी हस्तशिल्प जो उद्योग हो रहे थे उसके पतन का क्या कारण था। आखिर ये जो हस्तशिल्प उद्योग था वो धीरे धीरे क्यों कम होता चला गया। तो पहला था मशीनी निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, या फिर भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, या फिर भारतीय वस्तुओं का पर अत्यधिक कर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन होने का बहुत सारे रीजन थे। पहली बात तो मशीनें आ चुकी थी, लोग जो हाथ से मतलब वो वस्तुएं बनाते थे उसकी अपेक्षा मशीन से जब बनने लगी तो लोगों की जरूरतें कम पड़ी। और हाथ की बनाने की अपेक्षा मशीनों से जब कोई वस्त्र बनाई जाएगी वस्तु, तो वो और अच्छी बनेगी और कम टाइम में बनेगी, यानी तो समय की भी बचत हुई और कम समय में बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा। तो ये भी एक रहा कि इससे भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी। भारत में ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी, यानी जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत सारी नीतियां अपना रहे थे, तो ये भी एक मेन रीजन बना। साथ ही साथ जो भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर था, तो इस पे कर भी बहुत ज्यादा मात्रा में लगाया जा रहा था पुराने टाइम में। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हस्तशिल्प उद्योग था ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसका पतन होता चला गया, यानी इसका महत्व जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके जो रीजन है बहुत सारे हैं, इसी वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की, यानी जो राजस्व प्रणाली थी वो कौन सी लागू हुई थी। स्थायी बंदोबस्त, या फिर रैयतवारी बंदोबस्त, या फिर महालवारी बंदोबस्त, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा,
उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जो राजस्व प्रणाली अपनाई गई थी, लागू की गई थी, वो एक से अधिक थी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन के द्वारा मांगी लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है, यानी जो अप्रैल थीसिस कहलाती है वो क्या है, लेनिन के द्वारा जो मांगी गई थी मांग। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को जो है भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सिविल कोड जो है सन 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। तो पहला है संपत्ति का अधिकार, या फिर विधिका का विधिका समानता, या फिर है जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका 12 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, यानी जो संपत्ति का अधिकार है वो भी होगा, विधि का जो समानता है वो भी होगा, जन्म के आधार पर भेदभाव जो था उसकी भी समाप्ति होनी चाहिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का जो है अपना प्रसिद्ध उद्घोष दिया, यानी जो नारा दिया था दिल्ली चलो, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वो कहा गया था, ये भी ध्यान रखना। और ये जो दिल्ली चलो नारा दिया था वो कहाँ पे दिया था, कलकत्ता, या फिर पटना, या फिर सिंगापुर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सिंगापुर। ठीक है, तो जगह भी ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में नारा दिया था दिल्ली चलो, और किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था, यानी जो कांग्रेस सत्र था उसमें असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। पहला है नागपुर सत्र, या फिर लखनऊ सत्र, या फिर सूरत सत्र, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर जो सत्र था उसमें असहयोग आंदोलन की संकल्पना ली गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसमें कौन से सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। पहला है गया 1922, या फिर बेलगांव 1924, या फिर लखनऊ 1916, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बेलगांव 1924 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो बेलगांव 1924, डेट भी ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। क्या किया था, अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कौन सा आंदोलन का जो आंदोलन कहा जाता है, यानी जो दांडी यात्रा रही है प्रसिद्ध इनकी, वो कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो इसमें आपका पहला है नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दांडी यात्रा की गई थी वो ध्यान रखना प्रसिद्ध इनकी दांडी यात्रा रही। ठीक है, उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो नमक पे उचित कर लगा के देते थे, और साथ ही साथ क्या था कि लोगों को नमक बनाने भी नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, उस पर भी इन्होंने पाबंदी लगा रखी थी। तो इस वजह से क्या किया गया था, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, तो नमक सत्याग्रह को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन सा आंदोलन था, नमक सत्याग्रह आंदोलन था। यात्रा कौन सी रही, दांडी यात्रा रही, किसके द्वारा हुई, गांधी जी के द्वारा की गई। तो ये भी सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सन 1857 की क्रांति, आज मैंने सीटेड में, यानी कल की क्लास में हम लोगों ने सीटेड में सन 1857 की क्रांति के ही बारे में डिटेल में देखा है, क्योंकि उसमें ये टॉपिक है, और ये टॉपिक आप में भी आया, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो जो मैंने क्लास कल बनाई थी यानी सीटेट की, उसमें हम लोगों ने सन 1857 की क्रांति के बारे में देखा है। चैप्टर नंबर 5 है ये, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जो 5 बजे की क्लास है उसको आप लोग डेली ज्वाइन करना। उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया हुआ था आपका टियर 3 का, तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोनों से पूछे जाएंगे, तभी मतलब दोनों आप जब पढ़ोगे, दोनों रीड करोगे, थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा। तो इस वजह से आप लोग 2 बजे वाली क्लास एंड 5 बजे दोनों क्लास जरूर ज्वाइन करना। तो जो 1857 की क्रांति है, इसमें बात ये कही गई है कि सन 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया था, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना। जो चैप्टर नंबर है वो 5 है। ठीक है, तो जगदीशपुर से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपका पहला है बेगम हजरत महल ने किया, फिर या फिर कुंवर सिंह ने किया, या फिर तत्या टोपे ने किया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? जगदीशपुर से किया था। और जो कुंवर सिंह थे ये कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है, बिहार के रहने वाले थे। तो ये भी ध्यान रखना, नेतृत्व जो किया था वो जगदीशपुर से किया था। कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन सी क्रांति थी? सन 1857 की क्रांति थी। आगे चलते हैं। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? यानी जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसकी स्थापना किसने की थी? पहला है चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? पहला है बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ए सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 पे। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? यानी किसने जो है अवध किसान सभा की स्थापना की? तो पहला है बाबा रामचंद्र दास ने, दयानंद सरस्वती ने, बिरसा मुंडा ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? आपके बाबा रामचंद्र दास ने की थी। तो ये ध्यान रखना, किसकी स्थापना की थी? अवध किसान सभा की। और किसने किया था? बाबा रामचंद्र दास ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? यानी जो आनंद मठ है उसकी रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके नायक जो थे वो कौन थे? उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला है अबुल कलाम आजाद, या फिर शौकत अंसारी, या फिर अब्दुल गफ्फर खान, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अब्दुल गफ्फर खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मतलब नायक ये रहे। कौन से क्षेत्र के? उत्तर पश्चिम क्षेत्र के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, अब्दुल गफ्फर खान। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो खाजा नामक एक मिष्ठान होता है वो उसके लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा स्थान है? पहला है सिलाव, या फिर बिहार शरीफ, या फिर चंडी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक।
तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जो सिलाव है वो आपका खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, भागलपुर जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, यानी जो भागलपुर क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ये आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये तो प्रसिद्ध है, आखिर क्यों, किस लिए ये प्रसिद्ध है, वहाँ की क्या विशेषता है। तो पहला है काटन शिल्प उद्योग के लिए, या फिर लौह उद्योग के लिए, या फिर रेलवे के लिए, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भागलपुर जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, 24 जो है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। यानी वहां पे जो काटन एवं सिल्क उद्योग होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इस वजह से वहां जो है भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है काटन और सिल्क के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भागलपुर कहाँ पड़ता है, आपका बिहार में पड़ता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी इसमें से कौन सा युग्म सही है। लीची आपका मुजफ्फरपुर में होता है, केला आपका वैशाली है, मखाना आपका मधुबनी। तो इसमें जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है। लास्ट है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हैं सभी के सभी, इस वजह से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ, यानी जो प्रिंटिंग होती है, जो पेंटिंग की जाती है, यानी जो फोटोकॉपी वगैरह होती है, वो ये सर्वप्रथम जो छपाई का काम शुरू किया गया वो कहाँ से आया, यानी कहाँ सबसे पहले जो छपाई की तकनीकी जो है उसका विकास हुआ था। तो पहला है चीन, जापान, कोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा चीन, यानी जो चीन है, चीन देश जो है वहां पे सबसे पहले छपाई तकनीकी का विकास किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सर्वप्रथम चीन में छपाई का काम शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। सन 1917 में कलकत्ता में सर्वप्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी, यानी सन 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की जो स्थापना थी वो किसने की थी। सेठ हुकुमचंद्र ने की, या फिर द्वारका नाथ टैगोर ने की, या फिर जमशेदजी जीजीभाई ने की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 जो है इसमें आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, सेठ हुकुमचंद्र ने की थी इसकी स्थापना सन 1917 में। ये ध्यान रखना, भारतीय जूट मिल की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। होम चैलेंज जो है क्या है, भारत की बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, या फिर ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत जो है संपत्ति प्रेषण, या फिर है ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी जो ये स्टेटमेंट दिए गए ये सारे सही हैं, इस वजह से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी, यानी स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु, यानी इससे प्रेरित हुए थे तो इन्होंने भारत माता की पेंटिंग की थी, पेंटिंग जो थी वो चित्रित की थी। तो पहला है अरविंद्रनाथ जो है टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे उन्होंने भारत माता की पेंटिंग जो है चित्रित की थी। किस आंदोलन से प्रेरित हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से ये प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, किसने यंग इटली नामक गुप्त जो है संस्था की स्थापना की थी, यानी यंग इटली जो थी गुप्त संस्था उसकी स्थापना किसने की, मंजनी ने की, इमैनुअल सेकंड ने की, गैरीबल्डी ने की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मंजनी जो थी इन्होंने यंग इटली नामक जो गुप्त संस्था थी उसकी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
20 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन सा प्रबल विरोधी था? पहला है मोतीलाल नेहरू, या फिर चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात जो की जा रही है 1920 ईस्वी की असहयोग आंदोलन की, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जो प्रबल विरोधी रहे वो एक से ज्यादा थे, इस वजह से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये आपका भगत सिंह हो जाएगा, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या बाल गंगाधर तिलक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 है इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य जो है वो आतंकवाद नहीं होना चाहिए, अपितु क्या होना चाहिए, क्रांति का उद्देश्य ये होना चाहिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए? यानी जो पैक्ट था उसमें क्या मिलकर यह घोषित किया कि जो युद्ध है, युद्ध की जो राष्ट्रीय नीति है उसका उपकरण ना बनाया जाए? पहला है केलांग ब्रेंड पैक्ट ने, या फिर पेरिस शांति समझौता, या फिर लघु मैत्री संधि, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केलांग ब्रेंड जो पैक्ट है, इन्होंने क्या कहा कि जो राष्ट्रीय युद्ध जो है, यानी युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कडिंग शब्द जो है इसे इंगित करता है, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान को, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, या फिर लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। तो कडिंग जो शब्द है वो किससे इंगित करता है, यानी किसे संबोधित कर रहा है, कपास और ऊन की कटाई को। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन मच बेटर है, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 पे। 35 जो है, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई, यानी जो पुस्तक है वो मतलब किसने लिखी, डेविड हर्टिमैन द्वारा लिखी गई, या फिर सुमित सरकार द्वारा, या फिर शेखर बंदोपाध्याय द्वारा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 जो है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डेविड जो है हर्टिमैन के द्वारा गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स जो पुस्तक है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्ट में कुल कितने अनुच्छेद तथा अब जो है अध्याय हैं, यानी अध्याय हैं? तो पहला है 110 अनुच्छेद जो है 20 अध्याय हैं, या फिर 110 अनुच्छेद 19 अध्याय हैं, या फिर 115 अनुच्छेद 25 अध्याय हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 अनुच्छेद जो है 19 अध्याय हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, पहला है औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, या फिर विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य रहा वो एक से ज्यादा है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी जो चीनी लोक है गणराज्य उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1910,
1912, 1948 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जो चीनी लोक गणराज्य था उसकी स्थापना कब की गई? उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ये जो भी स्टेटमेंट यानी जो भी सत्र दिए गए हैं वो आपके गलत है। इसमें आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसके उत्थान में किसने एक सहायक भूमिका निभाई? आपका कृषि क्रांति होगा, या फिर पूंजी तथा न्यायिक प्रौद्योगिकी होगा, या फिर व्यापार प्रबंधियों की समाप्ति होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? पहला है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, वी.एन. राव थे, डॉक्टर दलवीर जो सिंह भंडारी हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वी.एन. जो राव हैं ये क्या थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो प्रथम न्यायाधीश कौन है? वी.एन. राव हैं। कहाँ के न्यायाधीश थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट में अपना स्कोर भी बताना, कितना आपका स्कोर रहा। और ये डेली जो क्लास है 2 बजे मिलती है, तो इसको डेली ज्वाइन करना, आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जो अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली जो 3 बजे क्लास मिलती है एंड 5 बजे वो आप लोग ज्वाइन करना। उससे आपका क्या होगा, पेपर 1 भी क्वालिफाई होगा एंड पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से ज्वाइन करना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, आपका पेपर जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो है सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या है? आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा एंड टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सीटेट जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सीटेट क्वालिफाई अगर करना है तो जो क्लास 3 बजे एंड 5 बजे जो होती है टाइम पर आप लोग ज्वाइन करना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना एंड कमेंट में अपना स्कोर भी दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है।